जी। और स्टेफिसेग्रे के बारे में बात कर रहा था मैं कि जहाँ पर भी गुस्सा, शर्मिंदगी या तकलीफ़ को मुसलसल आपने बर्दाश्त किया है, और वहाँ पर स्टेफिसेग्रिया एक ख़ास दवा जो है वो बन जाती है। इसमें इस हवाले से लिखा है कि स्टेफिसेग्रिया को इस हवाले से अव्वल मर्तबा हासिल है। करीबी अजीज़ों की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ गुस्सा दबाने के नतीजे में अमूमन सीपिया की मरीज़ा बन जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि सीपिया सीपिया एक डिप्रेशन का सबसे वर्स्ट कंडीशन है, जो ख़ास तौर पे सिर्फ औरतों में देखने को मिलता है, जिसके अंदर औरत एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने उन करीबी रिश्तेदारों में, जिसमें खावन सबसे पहले नंबर पे है, उसे दस्तबरदारी का इजहार कर देती है। वो चाहती है या तो वो मर जाए या इस ज़िंदगी से किसी तरह चला जाए, और सिर्फ वो अपना और अपने बच्चों का जो है वो सोचती है। सीपिया दवाई जो है वो, अगर हम उसकी उसके ख़वास देखें, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें, तो एक कटल फिश एक मछली होती है, समंदर में पाई जाती है, जिसके अंदर एक थैली होती है इंक की। और वो जब भी आप उसको कोई पकड़ने की कोशिश करे या उसको ख़तरा हो, तो वो स्याही जो है वो वहाँ पर फेंक के, और वो बहुत गाढ़ी किस्म की स्याही होती है जो उसके जिस्म के अंदर बनती है, वो फेंक कर वो वहाँ से जो है वो निकल जाती है। बिल्कुल इसी तरह ही सीपिया का पेशेंट भी हो जाता है, मुसलसल दबाव का शिकार, मुसलसल। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी 2-3 बनाई हुई है, उसमें मज़ीद आपको मिल जाएगा। मुसलसल दबाव का शिकार जो था वो बन जाती है। तो ये दवाई जो है वो ऐसी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जी। इसके बाद आता है कि ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा सप्रेस हो चुके होते हैं, अब उनको गुस्सा आता है, अब वहाँ पर चाहे वो उस घर में रहते हैं या किसी और जगह पर, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन लोगों से, और उनका दिल करता है कि वो उनको कत्ल कर दें या उनको नुकसान पहुँचाएं, या बदला लेने को उनका दिल करता है, जिसकी वजह से हर वक्त ही उनके अंदर बदले की आग रहती है, और जो कि उन ज़्यादतियों का नतीजा होता है जो कि उन्होंने साल साल से देखी हैं। बाकी दवाइयों के अंदर बदला नहीं पाया जाता, ना ही कार्सिनोसेन के अंदर बदला है, ना ही स्टेफिसेग्रिया, क्योंकि वो सप्रेस हुई हुई चीज़ें हैं और वो फटते अपने अंदर ही हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन नाइट्रिक एसिड का ऐसा पेशेंट है कि जो जिसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अगले शख्स को कत्ल कर दे जिसने उसके साथ ज़्यादती की थी, उसके लिए नाइट्रिक एसिड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद एक बहुत ही एक अच्छी दवाई है जिसका नेट्रम कार्ब नाम है। नेट्रम कार्ब में भी यही है कि पेशेंट एक हद से ज़्यादा जब चीज़ें होंगी, जैसे एक घर में एक शोर है, एक चीज़ें हंगामा है, और जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो उससे ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। नेट्रम कार्ब के मरीज़ को हल्के शोर से भी जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, यहाँ तक कि कागज़ की सरसराहट से भी दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। नेट्रम कार्ब के मरीज़ को उन ख़ास अलामात से पहचाना जाता है। अजीब बात यह कि शोर ख़वां कितना ही बुलंद क्यों ना हो, अगर एक ही सतह पर जारी रहे तो उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब उस एक ख़ास हद से ज़्यादा शोर हो तो वो उसकी तकलीफ़ जो थी वो बढ़ जाती थी। तो नेट्रम का भी एक डिप्रेशन की बहुत अच्छी दवाई है। उनको अपने घर वालों से दूरी का एहसास होने लग जाता है, बेताल्लुकी होती है, किसी को बर्दाश्त नहीं करते, और उनका खौफ जो था वो नुमाया हो जाता है। तो ये कुछ अद्वियात थी जो मैंने आपको बताई थी। इसके अंदर और भी हैं, जैसे जब आपके कालीफॉस आ जाती है, लाइकोपोडियम है, नक्सफोमी है दवाई, वो इस्तेमाल की जाती है। इग्नेशिया बहुत अच्छी दवाई है। नेट्रम्योर है। नेट्रम्योर इग्नेशिया से मुराद वो से मुराद सॉरी मैंने गलती से नेट्रम्योर और इग्नेशिया जो ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि लॉन्ग टर्म, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीफ पाया जाए, गम पाया जाए, दुख पाया जाए, वहाँ पर दी जाती हैं। जहाँ पर इग्नेशिया काम
नहीं करती, उसके बाद फिर नेट्रम्योर दवाई दी जा सकती। तो ये दोनों कह सकते हैं कि वो सिस्टर रेमेडीज़ हैं, दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। इग्नेशिया के अंदर बहुत पुराना गम पाया जाता है, और जित बेशक वो 10 साल पुराना हो, उसके बयान करने से पता चल जाएगा कि वो गम अभी भी ताज़ा है, अभी भी कच्चा है, और पेशेंट एक नॉस्टैल्जिक सा हो जाता है और उसी चीज़ों में ही रहता है। नेट्रम्योर का भी ऐसा है। नेट्रम्योर नमक से तैयार की जाने वाली दवाई है, जिसके अंदर उसके नाखून ख़राब हो जाएंगे, उसके बाल ख़राब हो जाएंगे, उसकी स्किन सारी ड्राई हो जाती है, और वो एक ख़ास किस्म के एक डिप्रेशन के फेज़ से गुज़रता है, और ये लॉन्ग टर्म डिप्रेशन के नतीजे होते हैं। तो ये दो दवाइयाँ भी हैं जो कि बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं होम्योपैथी के अंदर। लेकिन बात सही है कि ये दवाइयाँ तो हैं, ये दवाइयाँ भी हो सकती हैं, कोई और दवाइयाँ भी हो सकती हैं। तो कोई भी दवाई लेने से पहले होम्योपैथिक की बेहतर ये है कि अपने किसी करीबी अच्छे मुआलिज से, अच्छे होम्योपैथ से, जो कि इन चीज़ों पर अबूर हासिल रखता हो और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, और जिससे आपको पता चलता हो कि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा चुके हैं, तो उसके पास जाना बेहतर है, बजाय इसके कि ख़ुद से ही दवाई लेकर खुद ही से इस्तेमाल करने से। क्योंकि उससे आपको शायद उस वक़्त तो फ़र्क पड़ जाए, लेकिन एक बात होम्योपैथी की आप याद रखें कि वो दवाई आपको उस वक़्त आपने ले ली, अगर आपको उसने फ़र्क दे दिया तो ठीक है, अगर उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो दवाई आपके जिस्म के अंदर कुछ और ऐसे रिएक्शन भी करेगी जो कि आपके जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं है, और कल को जाकर वो आपके लिए और परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। जिसके अंदर ये है कि कल को आपका, जब आपका नॉर्मल होम्योपैथ अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करेगा, तो वही दवाई जो शायद आपको असर करनी चाहिए वो नहीं करेगी, उसकी डोज का उसको नहीं पता चलेगा, या वो दवाई अगर आप वो देगा तो मे भी वो दवाई रिएक्ट कर जाए, क्योंकि वो दवाई पहले दवाई की या उसके दरमियान में क्लैश पाया जाता था, या उसके दवाई का वो असर को ज़ाया कर देगी। तो उस तरह से ये है कि जब भी आप कोई दवाई लेते हैं तो वो दवाई आपके जिस्म में अगर कोई नुकसान नहीं देती, तो ये मतलब नहीं कि वो आपको फ़ायदा भी नहीं दे रही और नुकसान भी नहीं दे रही। वो आपको नुकसान इस तरह से दे रही है कि वो आपके जिस्म के अंदर कुछ और सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देगी, जो कि जिसकी जिस्म को अभी ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना सा दवाई को ख़ुद से इस्तेमाल करने से पहले सोच लेना चाहिए, किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरा कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।